जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, उनका रिकवरी वालों से तो डर अब तक बिल्कुल खत्म हो चुका हो, क्योंकि रिकवरी वालों के लिए हमने एक ही चीज बता रखी है। अगर आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, तमाम तरीके से डरा रहे हैं, आप लोगों को हताश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रोजाना आप लोगों को बताते हैं कि आपको इन चीजों से डरना नहीं है। तो आप इन चीजों से बिल्कुल भी मत डरिए। लेकिन कंपनी कुछ लीगल के प्रोसेस कर देती है, आपको उन चीजों से बाहर निकलना होगा। अगर कंपनी ने लीगल का प्रोसेस कर दिया तो तब जाके आपको पता चलेगा कि असली में कंपनी करती क्या है। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। एक लोन डिफॉल्टर के साथ क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी आ सकती है अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है। लेकिन अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो रिकवरी एजेंट हैं, क्या इनके ऊपर सच में बैन है या फिर इनके बैन किस प्रकार का है, ये वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं रिकवरी वालों की कॉल की वजह से, या फिर तमाम तरीके से परेशानियों में उलझन पैदा करके। अगर आपका चाहे छोटा लोन है चाहे बड़ा लोन है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रिकवरी एजेंटों की। अब आपको रिकवरी एजेंट से छुटकारा चाहिए तो तमाम तरीके से पूरी तरह से छुटकारा किस प्रकार आपको मिलेगा। कंपनियों की टेंशन, तो लोन कंपनियों की टेंशन इससे बढ़ती जा रही है क्योंकि लोन डिफॉल्टर की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये रिकवरी एजेंट का जो काम है वो किस प्रकार है, वो किस प्रकार से उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और कुछ मैं इसमें बातें आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त भरने की वजह से परेशान है, जो कि लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। उन लोगों को शेयर करना और कमेंट पे अपने शहर का नाम साथ में कंपनी का नाम लिखकर बताना, ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं नहीं आ सकते। कमेंट में आपको आंसर मिल जाने वाले हैं। जितने भी लोग हमको कमेंट करेंगे उन सभी को आंसर मिलने वाले। पहले 50 लोगों को मैं आंसर देने वाला हूँ कमेंट के माध्यम से। और अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी कौन सी नॉन बैंकिंग कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। आप लोगों को लोन दूसरी कंपनी दिलवा रही है, लेकिन आपको जो लेंडर है वो दूसरा है। आपने देखा होगा, आपने एबीसी कंपनी से लोन ले रखा है, लेकिन आप कहते हो एबीसी कंपनी तो केस करती नहीं है। आपको बार बार यही बोला जा रहा है कंपनी केस नहीं करती, लेकिन उसका लेंडर है जो सा वो केस कर देता है। अब आपको ये नहीं पता कि आपका लेंडर कौन है, तो सबसे पहले अपने लोन की आपके पास कोई नोटिस आया हो या फिर अपने आप सिविल में चेक कर लीजिएगा कि उसका लेंडर कौन सा है, क्योंकि लेंडर ही केस करते हैं। कई बार लोन कंपनी केस ना करके लेंडर ही उसके केस कर देते हैं, थर्ड पार्टी जिसको बोला जाता है। अब आपको रिकवरी एजेंट का सबसे पहले मैं बता तो इसका डर आप समाप्त कीजिए सबसे पहले रिकवरी एजेंटों का, क्योंकि रिकवरी एजेंटों की वजह से आप लोग ज्यादा परेशान है। तो वीडियो को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, थोड़ा ही खींचूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं इस स्टेप बाय स्टेप समझ के इन चीजों से बाहर कैसे निकलूं। क्योंकि आपके मन में एक डर है रिकवरी एजेंटों का, दूसरा केसेस का। सबसे पहला डर आपको केसेस का होना चाहिए, उसके बाद आपको रिकवरी एजेंट का डर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कर सकती है केस, लेकिन जो रिकवरी एजेंट है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टीज का आपके घर पर आ रहा है, उसके पास डीआरए का लाइसेंस या फिर उस पर सर्टिफिकेट आपका होम विजिट का लेटर नहीं है, या फिर उसके पास किसी प्रकार का होम विजिट लेटर नहीं है, अगर उनके पास तीनों में से एक भी चीज नहीं है, तो आप लोगों को इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले इन तीन चीजें, एक तो डीआरए का लाइसेंस, दूसरा होम विजिट लेटर, तीसरा उनका आईडी प्रूफ। ये तीनों चीजें उनके पास नहीं है तो एक रिकवरी एजेंट नहीं होते। ये सिर्फ थर्ड पार्टीज के किराए के गुंडे कह लो या किराए के व्यक्ति कह लो। जैसे मान के चलो किसी को दिहाड़ी पे रख दिया, भैया जाके यहाँ से पैसे लेके आओ, तो वो दिहाड़ी के बंदे होते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, उनको कमीशन बेस पर रखा जाता है। तो जितने भी थर्ड पार्टीज के जितने भी रिकवरी एजेंट आते हैं वो थर्ड पार्टीज के माध्यम से भेजे जाते हैं। अब थर्ड पार्टी का बंदा आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि सर आपकी ये पेमेंट बकाया है, आप इस पेमेंट को चुकता कर दीजिए, नहीं तो हम लीगल का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये चीज आपको जाननी होगी कि कभी भी रिकवरी वाला लीगल का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट कभी भी आपका लीगल का प्रोसेस शुरू नहीं करता। वो सिर्फ आपसे पैसा ही निकलवा सकता है। पैसा निकलवाने के लिए तमाम तरीके की अपनी कमीशन बेस पर पैसा निकालने के लिए आपको तमाम तरीके से गाली गलौज करना या फिर आपके साथ गलत बर्ताव करना, आपके फैमिली में और आपके रिश्तेदारों को फोन करके जानकारियां देना, ये लोन नहीं दे रहा, ये है वो है, तो ये सब थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट करते हैं। अब इनसे हमको छुटकारा चाहिए। छुटकारे के लिए आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो काम रहता है लीगल प्रायर नोटिस का। अगर आपको पता होगा आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं या होने वाला आपका डिफॉल्ट, आपको पता लग जाएगा कि मैं अगले महीने लोन की किस्त नहीं दे पाऊंगा। ये हर किसी व्यक्ति को पता होता है कि अगले महीने मैं लोन की किस्त नहीं दे पाऊंगा। अगर आप ये चीज जानते हो या फिर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका, आपको लग रहा है कि मैं लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा, सबसे पहले जो लोन कंपनियां हैं उसको आपने एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवाना है। लीगल प्रायर नोटिस कब काम आता है? जैसे मान के चलो आपने एक ब्रह्मास्त्र यूज करा है कंपनी के लिए कि भैया देखो कंपनी ने अपने लीगल का प्रोसेस शुरू करना है,
वो 100% करना है। क्यों करना है? क्योंकि बैंक ने पैसा दे रखा है, वो अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा। सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेजिए किसी एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट के माध्यम से भेजने से आपके पास एक भ्रमास्त्र आ जाएगा कि भैया मैंने ऑलरेडी कंपनी को बता रखा है कि मैं अगले महीने से लोन की किस्त नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। अब उसमें लोन कंपनी समय दे रही है या नहीं दे रही, इसमें आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि लोन कंपनी अधिकतर समय नहीं देती है। लेकिन आपके पास एक भरमास्तर रहता है, अगली बार रिकवरी एजेंट भी आपके घर पर आता है तो आप उनको लीगल प्रायर नोटिस दिखा सकते हो। अगर लीगल प्रायर नोटिस देखने के बाद अगर रिकवरी एजेंट आ गया आपके घर पे और लीगल प्रायर नोटिस देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि भैया लीगल नोटिस हम नहीं जानते, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट है, अगर वो कहते हैं कि हम इस लीगल प्रायर नोटिस को हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए या फिर उनकी एक रिकॉर्डिंग कीजिए कि भैया ये लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग अगर आपके पास होगी तो आपको सेम डे में उसी समय अपने फोन में ट्विटर डाउनलोड करके उनकी कंप्लेंट डालनी है। कंप्लेंट डालिए ताकि जो भी दिक्कत परेशानी है ना आपकी सारी की सारी सोल्व हो सके। अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट के बिना आप लोग परेशान रहेंगे कि ये पता नहीं क्या होगा, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग उलझ जाते हैं इन चीज़ों में कैसे करना। अगर आपको एक्सपर्ट की जरूरत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद लोन कंपनियां जो करती हैं लीगल का प्रोसेस करती है। मेन जो चीज आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आपकी ईसीएस लगी हुई है, तमाम कंपनी ईसीएस लगाकर रखती है। ईसीएस में कौन सा केस होता है? 25 एक्ट सेटलमेंट में जो केस आता है, अगर आपकी जो ईसीएस बाउंस पर सिंगल एक ईएमआई का केस जो है दर्ज किया जाता है, सिंगल ईएमआई का, तो ये चीज ध्यान रखनी कि सिंगल ईएमआई का ही केस दर्ज होता है। अगर आपके पास सिंगल ईएमआई का केस दर्ज हो चुका है तो वो ईसीएस बाउंस का केस 25 एक्ट सेटलमेंट में आता है। दूसरा, कंपनी क्या करती है? आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करती है। अब लोगों को आर्बिट्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आर्बिट्रेशन के बारे में भी जान लीजिए। आर्बिट्रेशन में क्या होता है? मान के चलो आपका आर्बिट्रेशन कंपनी ने नियुक्त कर रखा है, आपको सबसे पहले सेक्शन 21 का नोटिस आया आर्बिट्रेशन का, और अब उसने आपने कुछ भी नहीं करा, आपने सोचा कुछ भी नहीं है, नोटिस तो फेक है, हम उसमें जवाब नहीं देते। बहुत सारे लोग इन नोटिस को फेक समझ के अपना आने वाला समय थोड़ा सा खराब कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। वो अवॉर्ड पास ना हो जाए, इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्शन फाइल करवानी चाहिए वकील के माध्यम से। अगर आपके पास सेक्शन 21 किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, चाहे 21 का है 62 का, तो उसका आपको जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करवाना चाहिए, नहीं तो मनमाने तरीके से अवॉर्ड पास हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब 138 का केस क्यों किया जाता है? 138 का केस किया जाता है चेक बाउंस के ऊपर। अगर आपने कंपनी को चेक दे रखा है और वहां से उन्होंने 138 का केस कर दिया, अगर आपने चेक नहीं दे रखा और आपके वो 138 का नोटिस आया, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 138 का नोटिस सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस पे आता है, और आपकी ईसीएस नहीं लगी हुई है तो 25 का केस भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज आपको समझदारी अगर आ चुकी है तो इस चीज में आपको फॉलो करना है। 138 का केस कब हो सकता है? जब आपने चेक दे रखा है। 25 का केस तब हो सकता है जब आपकी ईसीएस लगी हुई है। कंपनी अगर आपको नोटिस भेज रही है उसका रिप्लाई जरूर करवा दीजिएगा। अब उसके बाद 318 का नोटिस, आजकल 318 का बहुत ज्यादा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 316, 318, जो कि पहले आईपीसी की धारा 420 में आपको एक नोटिस भेजा जाता था कि धोखाधड़ी का, आप धोखाधड़ी कर रहे हो, आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बैंक को जोड़ रखे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट का मतलब आपने गलत अपना आधार कार्ड, आपने पैन कार्ड भी गलत दे रखा है, आधार कार्ड भी गलत दे रखा है, और आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास कार भी है और आपके महंगी कार है, आपका लोन है सिर्फ 5 लाख का और आप अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास आपके ही नाम का 50 लाख का या फिर 1 करोड़ का बंगला है, या फिर आपके पास अपनी एक लग्जरी कार है जो कि आपकी 30-40 लाख की है, और वो भी आपके नाम पे बिल्कुल कैश पे, मतलब कि अब आपको कोई भी लोन नहीं चल रहा, और तमाम तरीके से आप बिल्कुल अपनी तरफ से आप सिर्फ एक विलफुल डिफॉल्ट बनना चाह रहे हैं। विलफुल डिफॉल्ट, पैसा आपके पास भरपूर है, आपने एफडीआं भी करवा रखी हैं, आपके पास तमाम तरीके से पैसा मौजूद है, लेकिन आप लोन कंपनी का 5 से 10 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, तो विलफुल डिफॉल्ट में आपको जो है 316, 318 का नोटिस जारी किया जा सकता है। 316, 318 का नोटिस वो वैसे भी जारी कर देते हैं। अगर आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके असली हैं तो 316, 318 नहीं लग सकती। अगर वो जाता भी है तो आपको सेम डे बेल मिल जाती है। तो इस चीज में आपको समझना होगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का धोखाधड़ी का केस डाला गया है, अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट असली थे तो आपको उसमें बेल मिल जाती है। तो इस चीज में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी चीज की वजह से डर रहे थे कि भैया मेरे पास 316, 318 का नोटिस आ चुका है, मेरे पास सम्मन आ चुका है, अब मैं करूं तो करूं क्या। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट असली हैं, क्योंकि बहुत ही कम 500 में से एक ही बंदा होगा जो कि जानबूझ के डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं वो एक परेशानी की वजह से जूझ रहे हैं। उनको पता है कि मेरी कंडीशन, आर्थिक कंडीशन खराब है, मैं लोन तो भरना चाहता हूं लेकिन बहुत लोन भर नहीं पा रहा, क्योंकि जॉब नहीं है, बिजनेस में लॉस हो चुका, तमाम तरीके से उलझन पैदा हो चुकी है, तो मेरे को इन चीजों में बाहर निकलना है। आपकी सेम डे बेल इसमें हो जाती है, तो इस चीज में आपको डरना
बिल्कुल भी नहीं है। आज आपकी कंडीशन खराब है, लोन कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है। लोन कंपनी पैसा क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आपका सिविल इंक्रीज होने को नहीं आ रहा। कंपनी ने ऑलरेडी उस पर बाउंस चार्ज इतना लगा रखा है। बाउंस आपका 1 लाख का लोन था, आप देखते हैं 6 महीने के बाद अरे भैया तो 1.5 लाख हो गया, मैं सेटलमेंट कैसे करूंगा इसके अंदर? 1.5 लाख की सेटलमेंट करेगा तो कंपनी कहेगा मेरे को 50% तो 75,000 पे, तो 1 लाख या 75,000 दे के आप सेटलमेंट करने की वो कर रहे हैं। तो इस चीज में आपको समझना होगा, लोन कंपनियां जब आपको लोन सेटलमेंट के लिए बात करती हैं वो कब करती हैं? अच्छा ऑफर कब मिलता है आपको? राइट ऑफ के बाद। राइट ऑफ होता है 9 महीने के बाद राइट ऑफ करती है कंपनी। राइट ऑफ का मतलब क्या है? अब कंपनी आपका जो खाता है लेजर से डिलीट कर देगी। आपका जो भी खाता है, वही खाता है जो कंपनी ने आपका चालू कर रखा है लोन, उसको डिलीट करके किसी और थर्ड बैंक को सेल कर देगी। जो थर्ड बैंक को सेल किया जाएगा, और थर्ड बैंक का जो भी महत्व रहेगा, वो 5% में ले रहा है, 6% में ले रहा है, 7% में ले रहा है, तो वो कंपनी के ऊपर मैटर रह जाता है कंपनी ने कितने परसेंट पे लिया, आपको कंपनी कितने परसेंट पे सेटलमेंट दे रही है। कई कंपनी आपको 20% में, 30% में सेटलमेंट राइट ऑफ की बात दे देती है, लेकिन कुछ कंपनियों के जो सेटलमेंट है 10% से लेकर 30% के बीच में सेटलमेंट हो जाती हैं। तो आपको बता दिया जाएगा कि 10% से लेकर 30% की सेटलमेंट कब होती है। सबसे ज्यादा सेटलमेंट जो होती है लोक अदालत में, और दूसरा आपको बता देते हैं जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है 31 मार्च। 31 मार्च से पहले पहले आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि आप सेटलमेंट कर लो, क्योंकि सेटलमेंट का जो सही समय होता है वही आपके लिए बेहतर है। कि अगर आपके पास लोन की किस्त भरने के लिए नहीं है और आप इसकी सेटलमेंट करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप दिसंबर में 13 दिसंबर को या फिर आप आने वाले मार्च में अपने लोन को सेटल करवा के साइड हो जाइए। अगर आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है, अगर आपको आज भी अच्छा ऑफर मिल रहा है, आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि राइट ऑफ के बाद एक ही बैंक के पास आपका ये केस रहने वाला है, उसके रिकवरी एजेंट आपको दोबारा से परेशान करेंगे, और इन्होंने आप लोगों को परेशान करना है रिकवरी एजेंटों के माध्यम से। इस चीज में आपको समझना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक डर का माहौल पैदा करके रिकवरी एजेंट उड़वाई कर रहे हैं। कंपनी का जो मेन काम है आपके ऊपर सेक्शन जारी करना, सेक्शन 25, 138 या 318, या फिर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। 4 तरह की प्रक्रिया करके बैंक आपसे पैसा निकालने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।